हेलो व्यूअर्स। इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो अगेन इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी से डील करता है। तो आज हम ये समझेंगे कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, यानी स्पेशली मैं अपनी बात करूँगा कि हमारे को एक प्रॉब्लम होती है कि हम कोई स्टॉक खरीदते हैं ना, तो उसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना जो है वो सुनने में आसान लगता है, पर पेशेंस जो होती है ना लोगों में कि स्टॉक्स को वो होल्ड कर पाएँ 3, 4, 5 साल के लिए, स्पेशली जब उसकी प्राइस गिरने लगती है और उस वक़्त सब्र रखना कि नहीं आपका एनालिसिस सही है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हूँ, ताकि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकूँ अच्छी कंपनीज़ में, और पैनिक में या जल्दबाज़ी में आके मैं अपनी एक पोज़ीशन को बेच ना दूँ। तो अगेन एक क्विक डिस्क्लेमर कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा यहाँ पे वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए है। मैं किसी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस, कोई एज सच स्ट्रैटेजी नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ। ना ही मेरा कोई भी सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन है किसी कैपेसिटी में, ना मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्क को समझिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए, तभी कीजिएगा। मेरा यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करने का ऑब्जेक्टिव है, उसके सिवाय यहाँ मेरी किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ना, ये ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर फेस करता है। इवन जो ट्रेडर्स होते हैं, मैं ट्रेडर क्यों कह रहा हूँ, आपको लगेगा भाई इन्वेस्टर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, ट्रेडर क्यों बोल रहे हो? ट्रेडर इसलिए क्योंकि ट्रेडर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो ट्रेडर सोच के आता है ना कि मैंने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मैंने 2 या 3 महीने के लिए इस ट्रेड को होल्ड करके रखना है, वो हफ्ते भर में बेचने को उतावला हो जाता है। जो इन्वेस्टर सोच के आता है मैंने 3 से 4 साल के लिए होल्ड करके रखना है, वो विद इन अ फ्यू मंथ्स बेचने को उतावला हो जाता है। और जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं कि अब रिटायरमेंट तक हम इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, हमने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, अब हम रिटायरमेंट पे ही देखेंगे, या बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उस वक्त हम सालों बाद देखेंगे कि इसकी स्टॉक का क्या स्टेटस है, तब तक हमने इसको छेड़ना नहीं है। उनको सबको ये प्रॉब्लम होती है कि हम इन्वेस्टमेंट्स को जब देखते हैं ना कि वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। हमारे को जो है एक पेशेंस ख़त्म हो जाती है, और अपना सारा जो हमने एनालिसिस किया होता है, महीनों महीने, हफ्तों हफ्ते जो हमने डिसीजन लिया होता है, जो स्ट्रैटेजी बनाई होती है, वो सब जो है साइड में हो जाती है। आप अपने पे ही डाउट करने लग जाते हो कि शायद मैंने गलती देख लिया था, मैंने तो सोचा था ये शेयर प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिल रहे। तो आज मैं आपको, वो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है, और किस तरह से मैं अपने इमोशंस चेक में रखता हूँ कि अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट को, सपोज करो मैं उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल होल्ड करना चाहता हूँ, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जा रही, सपोज मैंने 2 साल के लिए सोचा और 6 महीने, 8 महीने बीत गए, वो वहीं के वहीं है, या इवन प्राइस जहाँ मैंने खरीदा था उससे नीचे गिरने लग गई, तो मैं किस तरह से खुद को कंट्रोल में रखता हूँ कि मैं इसको जल्दी बेच ना दूँ। तो उसमें कुछ जो टेक्निक्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं, जो मैं प्रैक्टिकली अपने लिए यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा बनता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सबको क्या सिखाया जाता है ना, अगर आप अनगिनत वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ सिखाया जाएगा ये इंडिकेटर यूज़ कर लो, ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ कर लो। हर चीज़ सिखाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर दो चीज़ें हैं, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है, तो उसमें एक आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि आपका सही माइंडसेट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में आती है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अगर किसी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी भी नहीं है ना, पर वो ये 2 चीज़ें जानता है, तो वो मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेगा। और अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी आप ले आओ, अगर साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग जो माइंडसेट है वो सही नहीं है, डिसिप्लिन आप में नहीं है, या रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं करना आता, आप अपने जो ट्रेड्स हैं उसमें कितना अमाउंट लगाना है, कितना रिस्क लेना है, वो अगर आप मैनेज करना नहीं जानते, तो अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी जो है वो प्रॉफिट नहीं देगी, और अगर देगी तो बहुत थोड़ा प्रॉफिट देगी, जो कहीं ज़्यादा दे सकती है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि किस तरह से, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। तो ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़, जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, ये अब मुझे नहीं पता किसी और ने ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की है कि नहीं की, पर मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ ये नामकरण, तो आप इसको समझ लो। तो इसमें 2 चीज़ें हम सीखेंगे। एक हम सीखेंगे कैपिटल रिटर्न्स। तो कैपिटल रिटर्न्स किसको मैं कहता हूँ, कि अगर सपोज़ करो आपने कोई शेयर्स जो हैं 1 लाख रुपए के खरीदे, और 1 साल बाद उनकी प्राइस 1,20,000 हो गई, क्योंकि स्टॉक प्राइस बढ़ गई। तो आपका 20,000 का फ़ायदा हो गया। अब आपने अभी तक बेचे नहीं है, पर अगर आप बेचते हो तो 20,000 का फ़ायदा हो जाता है। तो जो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ होती है, उसको मैं बोलता हूँ कैपिटल रिटर्न्स। ठीक है?
जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जो स्टॉक प्राइस के बढ़ने से वो ग्रो कर गया, उसको मैं बोलता हूँ कैपिटल रिटर्न्स यहाँ पे। और दूसरा जो एक रिटर्न होता है उसको मैं बोलता हूँ कैश रिटर्न्स। और कैश रिटर्न्स क्या होते हैं? ये वो रिटर्न्स होते हैं जहाँ पे आपका जो पैसा बनाना है उसके लिए आपको स्टॉक प्राइस के बढ़ने की वेट नहीं करनी पड़ती, बल्कि ये स्टॉक प्राइस के बढ़ने से अलग रिटर्न्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपने वही कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 1 लाख रुपए के, 1 साल बाद वो 1,20,000 के हो गए, तो हमने देखा 20,000 का हो गया कैपिटल रिटर्न। पर सपोज करो ये कंपनी 4% डिविडेंड भी पे करती है। अगर ये कंपनी 4% डिविडेंड पे करती है और पिछले साल में जो आपने 1 साल इसको होल्ड किया उसने 4% डिविडेंड पे किया है, तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आपने 4,000 का डिविडेंड भी कमा लिया। ये हो जाता है हमारा कैश रिटर्न। तो कैपिटल रिटर्न और कैश रिटर्न ये दो मेन टाइप्स के रिटर्न आप मान सकते हो है। और कैश रिटर्न में एक और तरह का रिटर्न भी होता है जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो बाय ऑप्शन सेलिंग। अब ये डेरिवेटिव्स में आता है, जो डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग में नहीं डील करते उनको इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये एक और तरीका है जिसमें बता रहा हूँ कि सपोज़ करो आपके पास एक लॉट के बराबर शेयर्स हैं किसी कंपनी के, और शेयर्स को आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, पर साथ-साथ आप हर महीने कवर्ड कॉल भी बेचते हो। तो कवर्ड कॉल अगेन मैं कह रहा हूँ, जिसको डेरिवेटिव्स या ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता वो इसके बारे में ना वरी करें, वो इसको इग्नोर कर सकते हैं इस वाले पोर्शन को। बट एक और तरीका होता है कि आप ऑप्शंस सेल कर सकते हो और उसमें जो प्रीमियम होता है उसको आप कैश की तरह कमा सकते हो। तो दो मेन तरीके हैं, ऑप्शंस का प्रीमियम या डिविडेंड्स जिसमें आपको कैश रिटर्न मिलता है। अब हमारा जो साइकोलॉजी है वो हमें लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को क्यों नहीं होल्ड करने देती, पहले हम उसको समझते हैं। सपोज करो मैं अभी एक लाइव एग्जांपल लेके चलूंगा, और वो लाइव एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एच बैंक का। एच बैंक के अगर आप शेयर्स देखो तो पिछले 2.5 से 3 साल में ना इन शेयर्स ने कुछ भी नहीं किया है। वो शेयर्स अराउंड 1500-1600 रुपये, 1400, 1500, 1600 इसी रेंज में वो घूमते रहते हैं, ना ऊपर जाते हैं ना बहुत नीचे जाते हैं। तो इन शेयर्स का अगर आप रिटर्न देखोगे ना 2.5-3 साल में कुछ भी नहीं। अब क्या इसका मतलब है कि एच कभी रिटर्न नहीं देगा? ऐसा नहीं है, एच रिटर्न देगा, अच्छा बैंक है। अभी वर्ल्ड का जो मर्जर हुआ है एच का और एच बैंक का, फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन गया है वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं। इंडिया का तो लार्जेस्ट बैंक हो गया, वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। तो किसी भी तरह की एच की परफॉर्मेंस में कमी नहीं है, पर स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। तो यहाँ पे ना जिसने अब 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा उसने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देख के एक अच्छे बैंक में अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और वो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है। पर 3 साल से क्योंकि कंपनी को रिटर्न नहीं दे रही, तो आपकी पेशेंस लूज होने लग जाती है कि शायद मेरा एनालिसिस गलत है। अब इसमें होता क्या है पहले हम उसको समझते हैं, और फिर मैं बताऊंगा कि अपनी साइकोलॉजी को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है। तो अब एच बैंक का तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको जो समझाऊंगा उसको आप समझ लेना। सपोज करो कि आपने 2021 में शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, ठीक है। अब 2022 आया, उसके बाद 2023 आया, इसके बाद 2024 आएगा, और फिर 2025 आएगा। अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या था कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया वो आपको साल का तकरीबन 10% रिटर्न देगी, यानी आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आप सोच रहे थे 10-10% जो है हर साल मुझे मिलता रहेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आपको जो कंपनी है वो इस तरह से रिटर्न देके जाए कि हर साल जो है आपको एग्जैक्ट 10% या 10% के आसपास के रिटर्न मिल जाते हैं। तो साल के आपको जो है 50% रिटर्न सिंपल, अगर कंपाउंडिंग करोगे तो 50 से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा। पर क्या कोई कंपनी इस तरह से रिटर्न देती है? कोई भी कंपनी इस तरह से रिटर्न नहीं देती है। तो आपकी जो कंपनी हो सकती है वो आपको रिटर्न हो सकता है कि इस फॉर्मेट में ना दे के थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट में दे। यानी हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया वो आपको पहले साल में दे 0% रिटर्न, दूसरे साल में दे -5% रिटर्न, यानी स्टॉक प्राइस बल्कि गिर गया नीचे, तीसरे साल में वो दे आपको सिर्फ 5% रिटर्न, और फिर लास्ट के जो आपके 2 साल थे जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन था वहाँ आपको 25-25% रिटर्न दोनों सालों में दे जाए। अब यहाँ मैं कंपाउंडिंग में क्योंकि सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ तो मैं कंपाउंडिंग और कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं डाल रहा हूँ, पर इन दोनों एग्जांपल्स को अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मेट से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि दोनों साइड्स में जो इंटरेस्ट है वो 50-50% है 5 साल के पीरियड में।
तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों फॉर्मूलाज में। पर सेकंड वाले केस में जो इन्वेस्टर्स होंगे, अगर इस तरह से आपका स्टॉक बिहेव कर रहा है, तो आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा क्या, 70 80 90% लोग जो होंगे ना, वो 5 साल तक होल्ड ही नहीं करेंगे। उनको जैसे ही दिखेगा कि यहाँ पे यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो जितना एनालिसिस उसने उन्होंने करके खरीदा होगा ना स्टॉक, वो सब गया साइड में। उनको लगेगा हमने गलती कर दी, हमारा एनालिसिस ही गलत होगा, हमारी सोच ही गलत होगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत होगी। वो अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। और होगा क्या, मे बी 10 20% लोग 1 साल में परेशान होकर बेच देंगे, और 20 25% लोग 2 साल में बेच देंगे, और 20 25% लोग 3 साल में बेच देंगे। यानी 3 साल पूरे होते तक 60 70% लोगों ने ऑलरेडी शेयर्स बेच दिए होंगे बिना फायदे के। और उसके बाद क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन वो क्या देखेंगे कि 2 साल में 50% रिटर्न स्टॉक में दे दी, और फिर वो पछताएंगे कि यार क्यों बेच दिए शेयर्स, जल्दी क्यों करी हमने। तो ये होती है एग्जैक्ट प्रॉब्लम, और ये होता है सिनारियो। क्योंकि स्टॉक्स जो हैं वो कभी भी एफडी की तरह आपको स्ट्रेट रिटर्न नहीं देते। एफडी में रेट फिक्स्ड होता है साल का, तो हर साल आपको पता होता है मुझे इतना रिटर्न मिलना ही मिलना है। पर वो चीज़ स्टॉक्स में नहीं अप्लाई होती। स्टॉक्स जो हैं वो जब रिटर्न देने पे आते हैं ना, तो वो रॉकेट की तरह रिटर्न देके जाते हैं। एक कहावत है स्टॉक मार्केट में कि साल में ना सिर्फ स्टॉक 10 दिन के लिए रिटर्न देता है, पर वो 10 दिन आपका इन्वेस्टेड रहना जरूरी होता है। वो 10 दिन कौन से होंगे आपको पता नहीं होता। तो इसी तरह से अगर आपका 5 साल का होराइजन है ना, तो 5 साल का मतलब 365 × 5, यानी 15 16 1700 दिन की आप बात कर रहे हो। तो 1700 दिन आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं, मैंने 1700 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान तो किया है, पर अगर 300 600 दिन में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं आया तो मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा, तो हो सकता है ना रिटर्न आपका 1400 और 1500 दिन के बीच में आए। अगर आप तब तक होल्ड ही नहीं करोगे स्टॉक्स को, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या होने वाला है। तो ये है प्रॉब्लम। अब मैंने प्रॉब्लम समझा दी, अब इसका देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया, कैपिटल रिटर्न्स, कैश रिटर्न्स। अब इंडिया में जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं ना, उनका माइंडसेट बड़ा सिंपल है। अगर आप किसी को भी देखोगे जो आज एच डी एफ सी में पिछले 3 साल से, एच डी एफ सी बैंक में 3 साल से इन्वेस्ट करके बैठा है, उनका एक ही कहना है, यार मैंने 1600 पे खरीदा था, शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1600 पे ही पड़ा हुआ है, इससे अच्छा तो मैं पैसा एफडी में डाल देता, एफडी का मुझे 8% रिटर्न तो वहीं मिल जाता मुझे। तो ये हमारी एक मेंटल टेंडेंसी है कि हम हर चीज़ को ना एफडी के रेट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इंडिया में एफडी बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। बैंक्स जो हैं हर जगह अवेलेबल हैं, हर छोटे से छोटे गांव में अवेलेबल हैं। वहाँ जाइए, अपना पैसा डालो, एफडी बना लो। तो एफडी जो है उसको एक बहुत ही मतलब पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और इंडिया में बड़ा फेमस है। हर बंदे एफडी बना के रखता है, और हमेशा हम अपने रेट ऑफ रिटर्न को एफडी के रिटर्न से कंपेयर करते हैं। कोई स्टॉक अगर आपको 6 7% दे भी जाए ना, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है यार इस वक्त हायर हुए, बड़े हुए हैं इंटरेस्ट रेट, तो 7 8% तो एफडी पे मिल जाता है, मैं स्टॉक मार्केट का रिस्क लेके भी 7% बना रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारे अंदर है। अगर हमें किसी स्टॉक पे एफडी के आसपास का कैश रिटर्न मिलने लग जाए, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को आराम से होल्ड कर लेंगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो कि मैंने अपना 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में लगाए। अब मैं 5 साल के लिए लगा रहा हूँ, तो मुझे 5 साल पेशेंस रखनी है ना कि इसका स्टॉक की कीमत जो है वो बढ़े, ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1.5 लाख तक की बन जाए, मुझे 50,000 का फायदा हो जाए। पर वो पेशेंस मेरे अंदर कब आएगी, अगर मैं अपनी साइकोलॉजी को समझता हूँ। अगर मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि परवाह नहीं करता, जो हर हालत में इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लेगा, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर मुझे अपना नेचर पता है कि नहीं, अगर मैंने पहले साल में 2 साल में पैसा बनते हुए नहीं देखा, तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं बेच दूंगा इसको। तो आपको ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने हैं जो कम से कम आपको 3 4% 5%, जहाँ पे भी आपको सेटिस्फेक्शन होती है, उतना कैश रिटर्न भी दें। यानी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपकी साइकोलॉजी ऐसी है, आपको पता है कि आप होल्ड नहीं कर पाओगे अगर आपको पहले ही साल में प्रॉफिट नहीं दिखाई दिया, तो उस केस में आप ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करो जो कंपनीज अच्छी तो हों, पर साथ में 3 4% डिविडेंड भी देती हों, जिसमें आप या तो इतने शेयर्स खरीद पाओ कि आप कवर्ड कॉल बेच के थोड़ा सा प्रीमियम भी कमा पाओ। अगर आप कवर्ड कॉल कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो कमेंट्स में लिखना, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हम बना सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स पे। सिर्फ कंडीशन होती है कि बहुत थोड़े शेयर्स अगर आपके पास है तो आप कवर्ड कॉल्स नहीं बेच सकते। आपके पास ज़्यादा शेयर्स होने चाहिए, इक्वल टू लॉट साइज, जितना हर कंपनी का लॉट साइज होता है उतने होने चाहिए। प्लस जो ऑप्शंस होती हैं वो सारी कंपनीज पे अवेलेबल नहीं होती। तकरीबन 200 के अराउंड स्टॉक्स हैं जिनकी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, सब पे अवेलेबल नहीं होती। जिसको ऑप्शंस ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो फिक्र मत करो, आप सिर्फ डिविडेंड्स पे फोकस करो।
कि अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो 3 से 4% डिविडेंड देती है, तो क्या आपको सब्र रहेगा कि चलो स्टॉक प्राइस तो ऊपर नहीं जा रहा, पर कम से कम 3 से 4% डिविडेंड तो मिल जाता है। एफडी में भी पैसा डालते तो 6-7% मिलना था, 3 या 4% तो अभी भी मिल ही रहा है, थोड़ा सा कम मिल रहा है ना एफडी के मुकाबले, तो हम शेयर्स को बेचेंगे नहीं। तो वहां आपको सब्र आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉक का जो कैपिटल रिटर्न है वो तो नहीं मिल रहा। कैपिटल रिटर्न तो आपको देखने को नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ रहा है। पर जो कैश रिटर्न है वो तो आपको हर साल आपको दिखेगा ना। और कुछ कंपनीज 2-2 3-3 बार डिविडेंड देती हैं साल में। तो हर 5-6 महीने में, 4 महीने में आपको अगर डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ कैश रिटर्न मिलता रहता है। तो आपके अंदर एक सब्र रहता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से ना जीरो नहीं है, इससे कुछ तो पैसा मेरे को वापस आ रहा है ना। हाँ, जो मेन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कैपिटल रिटर्न्स मुझे फाइनली 50% के मिलेंगे, वो चाहे 5 साल में मिले, पर हर साल अभी 3 या 4% जितना भी कंपनी का डिविडेंड है वो तो मुझे मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अपनी जो है ना साइकोलॉजी को समझना है। तो मैं पर्सनली अपना जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और किसी कंपनी में मुझे लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी जो है डिविडेंड पे करती हो। तो मैं उस वक़्त क्या करता हूँ, मैं अपने दिमाग में पहले ही एक डिसाइड कर लेता हूँ कि यार अगर मैं 1 लाख रुपए इस कंपनी में लगा रहा हूँ ना, तो अगले 1 लाख रुपए मैं ऐसी कंपनी में लगाऊँगा जो डिविडेंड भी देती हो। यानी मेरी 2 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है, वो मिलके मुझे ऑन एन एवरेज 2-3% 4% डिविडेंड देगी। यानी वो 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने में मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे हर बार ये नहीं लगेगा यार मैंने यहाँ क्यों पैसे लगा दिए, इससे अच्छा मैं एफडी में लगा देता। तो ये एक बहुत ही ईज़ी तरीका होता है कि आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो। पर यहाँ पे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर आपके अंदर ये इम्पेशंस है, ये साइकोलॉजी है, ये कमी है और ये हम सबके अंदर होती है। पेशेंस रखना मार्केट में एक और कहावत है कि सबसे मुश्किल चीज़ जो मार्केट में है ना करने की, वो है कुछ ना करना। सबसे मुश्किल चीज़ जो है मार्केट में करने की, वो है कुछ ना करना। ये समझने की बात है कि आधे से ज़्यादा हम जो अपना नुकसान करते हैं ना, वो क्यों करते हैं कि जब हमें नहीं खरीदना होता कोई शेयर, हम मार्केट ऊपर चढ़े जा रही है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, पर आपके पास पैसा अनइन्वेस्टेड पड़ा है ना, तो आप बेसब्रे हो जाओगे। आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करके रहोगे, यार कुछ तो मुझे खरीदना ही खरीदना है। उल्टा होता है, जब आपका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होता है, प्रॉफिट बना रहे होते हो, तो स्टॉक प्राइस 5% ऊपर गया, अब आपको ना आपके हाथों में एक टेंडेंसी आ जाएगी, यार मैं सेल का बटन दबा दूं, ये 5% मेरे हाथ से ना निकल जाए। उस वक्त हमें सब्र रखना होता है। तो दोनों जगह पे आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ ना करो। जब खरीदने का टाइम है तो मत खरीदो, और जब बेचना नहीं है, जब आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसको आराम से जाने दो, जहाँ तक जा रहा है उसको जाने दो आराम से। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है यानी मार्केट कंडीशन उसके लिए अच्छी है, उसके लिए न्यूज़ अच्छी है, उसके लिए मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है, तो जाने दो ऊपर। जब तक वो सेंटीमेंट बिल्कुल रिवर्स नहीं हो जाता कि आप उसके बारे में बुरी न्यूज़ सुनना शुरू कर देते हो और वो कम से कम वापस 3-4% नीचे गिर जाता है, तब तक उसको बढ़ने दो। पर हम उस टेंडेंसी को अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहती। तो ये एक तरीका होता है, मतलब मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। आप मुझे चेक करके बताना, एक्सपीरियंस करके बताना कि क्या आपके लिए काम करता है ये। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप लेते हो और आप नहीं उसको होल्ड कर पा रहे थे क्योंकि आपको हमेशा लग रहा था यार एफडी में पैसा डाल देता तो मुझे कम से कम 6-7% रिटर्न मिल जाता, उसकी जगह अगर आप ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करो जो आपके पसंद का हो, जो आपने एनालाइज कर रखा हो, पर कम से कम 4%, 4.5%, 5% डिविडेंड भी देता हो, तो क्या उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने में आपको उतनी ही तकलीफ होती है, उतना ही पेशेंस आपका टेस्ट होता है? तो मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं होता। मुझे जब डिविडेंड मिलता रहता ना किसी कंपनी से 4-4.5%, तो मैं 6% एफडी के रिटर्न से कंपेयर करना भूल जाता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर मेरे को होता है यार सिर्फ 2% ही तो एक्स्ट्रा दे रही थी ना एफडी। अब 2% नहीं मिल रहा, पर मेरे पास स्कोप है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 50% ऊपर जा सकता है। तो 2% जोड़ के 25 साल लग जाएँगे 50% बनने में, जो यहाँ पे 3-4-5 साल में मुझे मिल जाएगा। तो वहाँ से आपकी जो पेशेंस होती है ना वो बिल्ड हो जाती है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में जो साइकोलॉजी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर आप ट्रेडर भी हो और आप स्विंग ट्रेडर हो कि आप 2 महीने का टाइम फ्रेम लेके ट्रेड कर रहे हो, तो 2 महीने आप कोशिश करके देखना कि आपने कोई ट्रेड लिया और वो आपके अगेंस्ट चला गया, आप 2 महीने उसको होल्ड करने में ना परेशान हो जाओगे। हर बार आप कोशिश करोगे यार ये मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, क्या मैं इसको बेच दूँ, क्या मैं इससे निकल जाऊँ। तो वो पेशेंस जो है ना आपके अंदर आ जाती है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स में कैश रिटर्न्स का कंपोनेंट भी ऐड हो जाए। तो ये ट्राई करके देखना।
कॉन्सेप्ट है एक जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, मुझे यूज़फुल लगा, हो सकता है आपको भी यूज़फुल लगे। अपना जो भी आपका सजेशन है या जो आपकी सोच है, आपको क्या लगता है ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी, कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम आता है, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बट लॉन्ग टर्म में ना ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपको हर बार लगेगा यार मैं जल्दी बेच देता हूँ या मैं जल्दबाजी में खरीद लेता हूँ, उसको कंट्रोल कैसे करें वो कोई नहीं बताता है, राइट? तो ये एक तरीका मैंने बताया है जिससे आप अपनी जो ये जल्दी खरीदने की और खरीद के फटाफट उसको बेच देने की जो टेंडेंसी है ना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, नया चैनल है, इस वक़्त मुझे इसको ग्रो करने में आपकी हेल्प चाहिए सबकी। और जेनुइनली अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वहाँ पे इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। क्योंकि मेरे लिए मैंने पहले भी कहा है यही एक कॉम्पेंसेशन है, जब किसी के कमेंट्स आते हैं, कोई एक थोड़ी-सी तारीफ़ कर देता है या ये लगता है कि किसी का भला हुआ, जैसे कोई मुझे कह देता है कि ये इन्फॉर्मेशन हम काफ़ी देर से ढूँढ रहे थे, हमें नहीं मिल रही थी और आपकी वीडियो की वजह से मिल गई, तो सुनने में अच्छा लगता है कि थोड़ी-सी मैंने मेहनत करी है और उसका फ़ायदा हुआ है किसी को एक्चुअली। तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी कमेंट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई या ऑप्शंस की जो मैंने कवर्ड कॉल बोला उसके बारे में आपको और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो जो भी चाहिए कमेंट्स में आप लिख के भेजना। एक चीज़ और कह देता हूँ, कुछ लोगों ने कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ के एनालिसिस रिक्वेस्ट किए हुए हैं, तो वो वीडियोज़ भी शॉर्टली मैं डालूँगा, मेरे नोटिस में है वो। और अभी तक जो कंपनीज़ की बात हुई है ना, उन सब कंपनीज़ में मैं एक्चुअली इन्वेस्टेड भी हूँ। तो वो वीडियोज़ बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी उनका एनालिसिस करा हुआ है। सिर्फ़ मुझे वो इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर फ़ॉर्मेट में रिकॉर्ड करके प्रेज़ेंट करना है। तो जल्दी वो वीडियोज़ भी लेके आऊँगा मैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।